वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट बार अपने चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो वीडियो के टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि ये एक शियांगवांग वन शॉट फैन फिक्शन है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी शियांगवांग स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं किया और ना ही मैं कोई शियांगवांग स्टोरी सुनती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी एक दोस्त के लिए शियांगवांग स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज उसका बर्थडे है तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे एक शियांगवांग स्टोरी गिफ्ट करूँ। मैंने आज से पहले कभी शियांगवांग स्टोरी एक्सप्लेन नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कैसे बनेगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं स्टोरी को बेटर बना सकूं। तो बेकार बात थोड़ी कम करते हैं एंड हमारी फैन फिक्शन इकोस ऑफ द फिनिक्स को स्टार्ट करते हैं। इस फैन फिक्शन में हमें दो वर्ल्ड दिखाया जाएगा। एक वर्ल्ड होगा ह्यूमंस के लिए और दूसरा वर्ल्ड होगा वुल्फ, फिनिक्स, नाइटिंगेल, फॉक्स, इन सारे क्रिएचर्स के लिए। एक्चुअल में बहुत सालों पहले क्रिएचर्स एंड ह्यूमन एक ही साथ रहते थे, दोनों एक साथ बहुत ही हैप्पीली रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्रिएचर्स एंड ह्यूमंस में से पावर को लेकर बहुत ज़्यादा का आर्गूमेंट होने लगा एंड इसी चक्कर में क्रिएचर्स ने ह्यूमंस के किंग को मार डाला था एंड उसके बाद से ही क्रिएचर्स एंड ह्यूमन ये दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स में रहने लगे। ना ही ह्यूमन को क्रिएचर्स वर्ल्ड में जाना अलाउड है और ना ही क्रिएचर्स को ह्यूमन वर्ल्ड में आना अलाउड है। ये बैरियर बहुत सालों पहले उन दोनों वर्ल्ड्स के बीच लगा दिया गया था। अगर कोई भी ह्यूमन या फिर क्रिएचर्स उस बैरियर को तोड़कर एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ल्ड्स में चले जाते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। हमें क्रिएचर्स वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मचा हुआ है क्योंकि क्रिएचर्स वर्ल्ड के फिनिक्स प्रिंस उनके वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है। सारे लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, उन्हें हर जगह ढूंढा गया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसलिए वो सब लोग डर रहे हैं कि फिनिक्स प्रिंस ह्यूमन वर्ल्ड में ना चला गया हो, क्योंकि सबको पता है कि अगर क्रिएचर्स वर्ल्ड के कोई भी पर्सन ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा तो उसका बचने का चांसेस नामुमकिन होगा। इसलिए सारे लोग इतना घबराए हुए हैं। अब हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने स्टडी में बैठ के अपना काम कर रहा था, तभी एक दासी वांग जी के पास आती है एंड वांग जी को बोलता है कि उसे किंग ने बुलाया है। दासी की बात खत्म होते ही वांग जी अपने सिर को नोट करता है एंड वहाँ से किंग के पैलेस के लिए निकल जाता है। लान वांग जी किंग का बहुत ही खास वॉरियर है। लान वांग जी एक नोबल फैमिली से आता है। उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है एंड वो अपने काम से काम रखने वाला पर्सन है। वांग जी जब किंग के पास पहुंचता है तो देखता है किंग अकेले अपने दरबार में बैठा हुआ है। वांग जी समझ जाता है कि किंग किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा टेंस में रहता है तभी वो अकेले ऐसे रहते हैं। वांग जी तुरंत ही किंग के सामने घुटनों पर बैठता है एंड उन्हें बो करता है। किंग वांग जी को देखते ही थोड़ा सा राहत की सांस भरते हैं एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम आ गए। तो वांग जी अपने सिर को नोट करते हुए कहते हैं, आपने मुझे बुलाया? तो किंग अपने सिर को नोट करता है। उसके बाद वो अपने पास खड़े हुए सर्वेंट को उस लेटर को वांग जी को देने के लिए बोल देता है। वो लेटर वांग जी के पास ही के गाँव से आए थे। उस गाँव में लोगों को किसी बड़े से क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे पूरे गाँव बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये सब पढ़ने के बाद वांग जी समझ जाता है शायद क्रिएचर वर्ल्ड से कोई क्रिएचर ह्यूमन वर्ल्ड्स में आ गए हैं एंड अभी उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमंस को क्रिएचर से प्रोटेक्ट करे। वांग जी अपनी किंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप आदेश दो तो मैं आज ही निकल जाऊंगा उस गाँव के लिए। तो किंग स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम ही हो जो जिसमें इतना ज़्यादा करेज है कि वो तुरंत ही इस खबर को सुनते ही निकल सकता है। तुम्हारे लिए खुद की जान से पहले दूसरे की जान आती है, मैं इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखकर प्राउडली स्माइल करता है। वांग जी की फेशियल एक्सप्रेशन अब भी काफ़ी कोल्ड था। वांग जी अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। वांग जी की बात सुनते ही किंग वांग जी को कह देता है कि वो कल सुबह कुछ वॉरियर को लेकर निकल जाए। वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है एंड वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वांग जी अपने कुछ वॉरियर को लेकर अपने पड़ोसी गाँव के लिए निकल गया था। वो उस गाँव का नाम लिंग गाँव था। वांग जी जब वहाँ पे पहुँचता है एंड वहाँ के लोगों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब करीबन एक हफ्ते से हो रहा है। उन्हें रोज़ रात को एक एनिमल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है एंड आसमान में ब्लू कलर का कुछ तो दिखता है जो उनके सामने कुछ ही पल के लिए आता है। वो लोग कभी उन चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाता। वांग जी पहले तो समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में वो कौन से क्रिएचर है जो इन गाँव वालों को इतनी बुरी तरीके से डरा के रखा है। ये चीज़ सबको पता है, अगर क्रिएचर वर्ल्ड से कोई भी क्रिएचर ह्यूमन वर्ल्ड में आता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाता है। तो फिर क्यों कोई क्रिएचर इस गाँव में आया है? उसने सुना कि वो क्रिएचर एक हफ्ते से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उस क्रिएचर ने किसी भी इंसान को हार्म नहीं किया। वांग जी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी। उसे उस क्रिएचर को पकड़ना था एंड उसे राजा को सौंपना था। वांग जी और वोंग जी के साथ जितने सारे साथिया थे
वो सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है। वो दिन में जंगल में जाता है एंड पूरे जंगल को छान मारता है, लेकिन उससे पूरे जंगल में कुछ नहीं दिखता। वहाँ पे बस कुछ जंगली जानवर के अलावा उसे ऐसा कोई भी वियर्ड चीज़ नहीं दिखता जिससे उसे सस्पिशियस फील हो। इसलिए वांग जी अपने साथियों के साथ उसी गांव में रह जाता है। वो रात होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने सारे गांव वालों से सुना था कि रात में ही बस उन लोगों को वो क्रिएचर की आवाज़ और वो क्रिएचर की एक झलक दिखता है। वांग जी अपने साथियों के साथ एक इन में रह रहा था। वो बैठ के खाना खा ही रहा था, तभी उसे सुनाई देता है कि इस गांव में कुछ नए लोग आए हैं जो इन गांव के लोगों के साथ ही रह रहा है। पहले तो वो लोग एक इन में ठहरे थे, लेकिन अब वो लोग घर बना के इस गांव के जंगल के एरिया में रहने लगे हैं। वांग जी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है ये सुनकर कि इस गांव में कुछ नए लोग आए हैं। वो उन लोगों से पूछने लगता है कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, तो वो लोग बता देता है कि वो लोग इस गांव के बिल्कुल एंड जहाँ से जंगल शुरू होता है उसी एरिया पर रह रहे हैं। सब लोगों के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद वांग जी के नेचर के अकॉर्डिंग वो जल्दी अपने बेड टाइम के हिसाब से अपने बेड में चला जाता है एंड सोने की कोशिश करता है। अब हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही तेज आवाज़ के साथ वांग जी का नींद खुल गया था। वांग जी के साथ साथ पूरे गांव के लोग जाग चुके थे, लेकिन किसी के अंदर इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो घर से बाहर निकल पाए। वांग जी तुरंत ही अपनी तलवार को उठाता है एंड भाग के इनसे बाहर निकल आता है। वो अपने साथियों के परवाह किए बिना ही भागने लगता है। वो उस आवाज़ के डायरेक्शन में भाग रहा था, तभी उसे जंगल की उस तरफ से एक नीली रोशनी दिखाई देता है। वांग जी उस नीली रोशनी का पीछा करते हुए उस जंगल की तरफ जाने लगा था। वांग जी जब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था, तब वो नीली रोशनी अचानक से गायब हो चुका था। वांग जी अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उससे वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। वो क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा फास्ट था एंड वो ऐसे गायब हो गया जैसे कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। वांग जी अपनी चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था, तभी उसे वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनते ही वांग जी तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकालता है एंड वहाँ पे भाग के उस इंसान की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे पेड़ के बीच एक इंसान छुपा हुआ था। वो इंसान पहले भाग पाता उससे पहले ही वांग जी उस इंसान के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड उसकी गर्दन पर अपने पीछे रख देता है। वांग जी जब उस पर्सन के सामने जाके खड़ा होता है तो देखता है वहाँ पे उसी के एज के एक हैंडसम पर्सन खड़ा हुआ था। उसके आंखें सिल्वर था, जो चांद की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रहा था। वांग जी उन आंखों की तरफ डायरेक्टली देख रहा था एंड वहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ था वो भी बिना डर के वांग जी की तरफ देख रहा था। उस इंसान के फेस पर कोई भी घबराहट या फिर डर नहीं दिख रहा था वांग जी को। वांग जी अपने मन में ही सोचता है, ये कौन है एंड यहाँ क्या कर रहा है। वांग जी को ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो उसकी गर्दन पर अपने बीचन को टाइट करते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो पर्सन स्माइल करता है एंड वांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे एक अजीब से क्रिएचर की आवाज़ की वजह से पहुँचा था। एक्चुअल में मुझे आसमान में एक ब्लू लाइट दिखा था एंड उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा था, लेकिन यहाँ पे पहुँचते मुझे तुम दिखे और मुझे लगा कि शायद तुम ही वो ब्लू लाइट वाला क्रिएचर हो जो गाँव वालों को और मुझे डरा रहे हो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ प्राउडली देखने लगा, जैसे कि उसने वांग जी को पकड़ लिया हो। जो सुनते ही वांग जी अनोइंगली अपनी तलवार को उस इंसान की गर्दन से हटाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए और मैं कोई क्रिएचर नहीं, मैं एक ह्यूमन हूँ। मुझे राजा ने यहाँ इस क्रिएचर को पकड़ने के लिए भेजा है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा। तभी विंग वांग जी के पीछे आते हुए कहता है, ओ मतलब तुम वॉरियर हो जिन लोगों को राजा ने भेजा है। हाँ, मैंने सुना है गाँव वालों को बात करते हुए कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वॉरियर आया है। जो सुनते ही वांग जी अपनी कॉर्नर आई से विंग को देखता है। विंग को कहाँ से वांग जी ब्यूटीफुल लगता है, वो एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम वॉरियर है। वांग जी विंग की बातों को इग्नोर करने के लिए सीधा चलने लगता है, तो विंग स्माइल करते हुए वांग के पीछे आते हुए कहते हैं, हे प्रिटी बॉय, ऐसे अकेले मत चला करो, इस जंगल में काफी सारे जंगली जानवर है, कहिए तुम्हें अपना खाना समझ के तुम्हारे ऊपर अटैक न कर दे। तो वांग जी अपनी तलवार को विंग की तरफ दिखाते हुए कहता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही राजा का वॉरियर नहीं बना। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे तलवार तो बच्चे चलाते हैं। वांग जी को विंग की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत अपनी तलवार को निकाल लेता है। वांग जी इससे पहले विंग के ऊपर अटैक कर पाता, विंग तुरंत ही उस हमले से बचने के लिए वहां से हट जाता है। विंग की स्पीड देखकर वांग जी थोड़ा सा हैरान होता है एंड वो विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है, लेकिन मेरे पास कोई तलवार नहीं है, ये फेयर नहीं है। तो फिर वांग जी अपने पास से दूसरा तलवार निकालता है एंड उसे विंग की तरफ फेंक देता है। वांग जी अपने साथ हमेशा दूसरा तलवार रखता है, ताकि अचानक से अगर उससे एक तलवार छूट जाए तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी तलवार का यूज कर सके।
वांग जी के पास और एक तलवार है, जो देख के विंग काफी सरप्राइज होता है। लेकिन इससे पहले विंग वांग जी को कुछ बोल पाता, वांग जी ऑलरेडी विंग के ऊपर अटैक कर चुका था। विंग वांग जी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, बस उसके अटैक को डॉज कर रहा था। विंग के साथ वांग जी काफी देर तक लड़ता है, लेकिन विंग वांग जी के ऊपर एक बार भी अटैक नहीं करता। वांग जी अभी थकने लगा था। वांग जी अपने मन में ही सोचता है, ये पर्सन, ये कोई वॉरियर नहीं है और ना ही इसके पास खुद का कोई तलवार है, फिर भी इसका स्वॉर्ड स्किल एंड इसका स्पीड, ये कोई नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। तभी वांग जी अपने स्वॉर्ड को रोक देता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं इस गांव में ही रहता हूँ, क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? ओ, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? तुम शायद पहली बार इस गांव में आए हो, है ना? तो वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल इंसान हो। बताओ कौन हो तुम? मैंने इससे पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं बहुत बार इस गांव में आ चुका हूँ। वांग जी को इतना शार्पली खुद की तरफ घूरते हुए देखकर विंग एक ऑकवर्ड सा स्माइल करता है एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मैं इस गांव में नया आया हूँ ना, और इसीलिए, और मैं ह्यूमन ही हूँ, ह्यूमन छोड़ के मैं क्या ही होऊंगा। ये बात तुम्हें भी पता है कि इस वर्ल्ड में बस ह्यूमन ही रह सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की बात को डिनाई करने लगा। वांग जी अभी भी विंग को शार्पली घूरे जा रहा था, जैसे कि उसे विंग की बातों पर बिलीव ना हो रहा हो। तभी वांग जी को पीछे से अपने साथियों का आवाज सुनाई देता है। वांग जी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके कानों में एक तेज आवाज आती है, मैं कल फिर से यहाँ आऊंगा तुमसे लड़ने, और अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते हुए वो आवाज वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। वांग जी तुरंत ही अपने सामने देखता है तो देखता है वहां पे बस उसका वो तलवार पड़ा हुआ था, जिस तलवार को उसने विंग को दिया था। लेकिन वो पर्सन, वो कहाँ है? वांग जी तुरंत ही उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और अपनी चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। चारों तरफ बस अंधेरा था। वांग जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तभी उसे अपने पीछे से अपने साथियों का आवाज सुनाई देता है, जो भाग के वांग जी के पास आता है एंड वांग जी से पूछने लगता है कि वो ठीक है कि नहीं। वो लोग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वांग जी इतना ज्यादा केयरलेस हो चुका है? उन लोगों को नहीं पता कि वो कौन सा क्रिएचर है। वांग जी ऐसे रिस्क लेके अकेले कैसे यहाँ आ सकता था? वांग जी सीरियसली लोगों की बातों को सुन रहा था। वांग जी को भी पता है कि उसने गलत किया है, उसे हड़बड़े में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उन लोगों से माफी मांग लेता है एंड फिर से उन लोगों के साथ इनमें वापस लौट जाता है। उसने उन लोगों को विंग के बारे में नहीं बताया था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी उन लोगों से मिलके आया था जो लोग इस गांव में नए आए थे। वांग जी उन लोगों से जब मिलता है तो उसे उन लोगों में से विंग कहीं नहीं दिखता। जो लोग यहाँ पे नए आए थे वो लोग काफी नॉर्मल सा इंसान थे, जो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। वांग जी उन लोगों को देखते ही समझ गया था कि ये लोग काफी नॉर्मल है। वांग जी अपने मन में ही सोचता है, उस पर्सन ने कहा था कि वो इस गांव में नया है, तो फिर वो कहाँ रहता है? वांग जी ना चाहते हुए भी बार बार विंग के बारे में सोच रहा था एंड अपने आसपास विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। मिडनाइट में फिर से उसे वो तेज आवाज सुनाई देता है, लेकिन इस बार का आवाज काफी अलग था। बेड से उठकर खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि सारे मोहल्ले बहुत ही शांत थे एंड पीसफुली सो रहे थे। वांग जी अपने मन में ही सोच रहे, क्या गाँव वालों को ये आवाज सुनाई नहीं दे रहा, या फिर वो लोग इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल रहा। वांग जी जब उस इन से बाहर निकल रहा था तब वो देखता है कि उसके जितने भी साथी थे वो सारे लोग सो रहे थे, एक भी पर्सन नहीं जगा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, इतना तेज आवाज है लेकिन कोई जाग क्यों नहीं रहा? वांग जी ज्यादा कुछ नहीं सोचता एंड वो फिर से उस आवाज को फॉलो करने लगता है। उसे फिर से वो रोशनी जंगल की तरफ से आते हुए दिखता है। वांग जी भाग के फिर से वही जगह पहुंचता है जहाँ वो लास्ट टाइम विंग से मिला था। वांग जी जब वहाँ पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे विंग एक रॉक के ऊपर बैठा हुआ है एंड फिश खा रहा है। उस फिश को देख के ऐसा लग रहा था कि विंग अभी अभी उस फिश को पकाया है एंड अभी वो उस फिश को एंजॉय कर रहा है। वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है एंड विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी को अपने सामने देखकर विंग एक ब्राइटली स्माइल करता है एंड उस रॉक से कूद कर नीचे उतर जाता है। विंग वांग जी के सामने आते हुए उसे उस फिश को देते हुए कहता है, क्या वांग जी इस फिश को खाना पसंद करेगा? तो वांग जी घूर कर विंग को देखता है और कहता है कि वो नॉनवेज नहीं खाता। जो सुनते विंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम सच में बहुत बोरिंग हो। फिर वो खुद अपने फिश को एंजॉय करने लगता है। वांग जी विंग को ही घूर रहा था। थोड़ी देर में विंग जब अपने फिश को खत्म कर लेता है, वो उस लकड़ी के टुकड़े को नीचे फेंकते हुए कहता है, वैसे ये मछली काफी ताजे थे, मुझे तो मजा आ गया खाकर। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? तो विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तो कल ही बोला मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो यहाँ पे रहता हूँ। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इस गाँव के नहीं हो, आज मैंने पूरे गाँव को छान मारा था। तो विंग कहता है, ओह, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे थे? ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ टीजिंगली देखने लगा। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ घूरते हुए कहते हैं, सच सच बताओ कौन हो तुम?
तो विंग वांग जी की तरफ अनोइंगली देखते हुए कहता है, तुम तो काफी ज्यादा स्टबर्न हो, मैंने बोला ना कि मैं एक ह्यूमन हूँ। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम अपना नाम बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वांग जी को पता है ये सब विंग का ट्रैप है जिसमें विंग वांग जी को फंसा रहा है, इसलिए वांग जी बस चुप ही रहता है। वांग जी को खामोश देखकर विंग को समझ आ जाता है कि वांग जी ऐसे अपना नाम नहीं बताने वाला। तो विंग एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने इस पेड़ के सबसे चोटी के जो पत्ता है उसके ऊपर लाल रंग लगा के रखा है। ये पत्थर तुम्हें उन पेड़ के पत्तों के ऊपर फेंकना पड़ेगा। अगर तुम वो लाल रंग वाले पत्ते गिरा पाए तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन अगर मैं जीता और मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम्हें अपना नाम बताना होगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी काफी क्लोज आ चुका था। विंग वांग जी के इतना ज्यादा क्लोज था कि वांग जी को विंग की वो गर्म सांसें भी अपने फेस पर फील हो रहे थे। वांग जी 2 कदम विंग से दूर हट जाता है एंड नीचे से एक पत्ते को उठा देता है। वांग जी को उसके बाद मानते हुए देखकर विंग एक स्मिक करता है एंड उसके बाद वो भी एक पत्थर उठा लेता है। फिर वांग जी उस पत्थर को अपने पूरे स्टेमिना के साथ ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन जब वो पत्थर ऊपर उस पेड़ के साथ टकराता है तो वहां से बस ग्रीन पत्ते गिरते हैं, जो देखकर विंग हंसने लगा था। विंग हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम तो काफी कमजोर हो, मुझे लगता है तुम यहाँ से आने से पहले खाना खा के नहीं आए। जो सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। विंग उसे कैसे कमजोर बोल सकता है, वो एक वॉरियर है। वांग जी को अभी ये बात अपने ईगो पे लगी थी, तो वो नीचे से और भी पत्थर कलेक्ट करता है एंड ऊपर की तरफ मारने लगता है, तो उससे बस ऊपर से बस ग्रीन पत्ते नीचे गिरते हुए दिखता है। विंग अभी भी हंस रहा था, लेकिन वांग जी के ग्लेयर करने से पिंक किसी न किसी तरह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब देखता है कि उससे बस ग्रीन पत्ते गिर रहे थे तो उसे शक होने लगा कि विंग उससे झूठ तो नहीं बोल रहा ना, तो वो विंग की तरफ देखने लगा। तो विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा टर्न खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। ऐसा कहते हुए वो नीचे से एक पत्थर उठाता है एंड उसे अपनी कपड़ों से साफ करने लगा था। वांग जी अभी विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी विंग उस पत्थर को अपने पूरे स्टैमिना के साथ ऊपर की तरफ फेंकता है। थोड़ी ही देर में ऊपर से ग्रीन पत्ते के साथ 2-3 रेड पत्ते नीचे की तरफ गिरने लगे थे। एक रेड पत्ता बिल्कुल वांग जी के हाथ में आके गिरा था। खुद को जीता हुआ देखकर विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे देखो मैं जीत गया। अब शर्त के मुताबिक तुम्हें अपना नाम मुझे बताना होगा। अब जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है प्रिटी बॉय। विंग वांग जी को प्रिटी बॉय बोल रहा था, जिससे वांग जी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो विंग की तरफ घूरता है। उसके बाद वो गहरी सी सांस भरते हुए कहता है, लान वांग जी। लान वांग जी, ये नाम तो मुझे भी पता है, ये तो तुम्हारा कर्टसी नेम है। मैं तुम्हारा बर्थ नेम जानना चाहता हूँ, तुम्हारा बर्थ नेम क्या है। विंग धीरे धीरे वांग जी के लिमिट को क्रॉस कर रहा था। वांग जी का बर्थ नेम बस उसके फैमिली मेंबर के अलावा कोई नहीं जानता एंड विंग वांग जी से उसका बर्थ नेम पूछ रहा है, जो वांग जी के लिए बहुत ज्यादा था। वांग जी विंग की तरफ घूर रहा था। अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर विंग वांग जी की तरफ देखते कहते, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, ये गेम का रूल था, गेम खेलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। विंग की बात सुनकर वांग जी को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि विंग कितना ज्यादा चालाक है। वांग जी जितना ज्यादा विंग के साथ रह रहा है उतना ही वो विंग की बातों में धीरे धीरे उलझ रहा है। वांग जी एक लो टोन में कहता है, लानजान। वांग जी का वॉइस लो था लेकिन इनफ लाउड था कि विंग क्लियरली सुन पाए कि वांग जी क्या बोल रहा है। फिर भी विंग वांग जी के थोड़ा सा और पास जाता है एंड वांग जी की तरफ झुकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। तो वांग जी फिर से अपने वॉइस को थोड़ा सा लाउड करते हुए कहता है, लानजान। ये सुनते विंग स्माइल करते रहते हैं, ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं होता, तुम जैसे स्टबल लड़की का इतना प्यारा सा भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के नाम को रिपीट करने लगा, लानसान, काफी क्यूट नेम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के चिक्स को पुल करने ही वाला था कि वांग जी विंग को घूर कर देखता है एंड उससे थोड़ा सा दूर हट जाता है। वांग जी को बिल्कुल पसंद है कि विंग बात हुए वांग जी को टच करता रहता है। वांग जी का रिएक्शन देखकर विंग हंसने लगा। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा। फिर विंग कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे तो गेम मैं जीत गया, फिर भी तुमने अगर तुम्हारा नाम बता दिया है तो मुझे लगता है मुझे भी अपना नाम तुम्हें बता देना चाहिए। मेरा नाम वी भूषण है, तुम मुझे वी बुला सकते हो, ये मेरा बर्थ नेम है। काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें अपने इन में वापस लौट जाना चाहिए। फिर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कल भी इसी टाइम पे यहाँ आ जाना, ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वांग जी उससे पहले कुछ बोल पाता तभी उसे फिर से उस क्रिएचर का बहुत ही तेज का आवाज सुनाई देता है, जिससे वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही अपने आसपास की जंगल की तरफ देखने लगता है, तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, बस तेज की आवाज सुनाई देता है। वांग जी वहाँ से मुड़ के फिर से विंग की तरफ देखने ही वाला था कि देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं था। वहाँ पे वो आग स्टिल जल रहा था एंड वहाँ पे वही पत्ते पड़े हुए थे, वो पत्थर भी वैसे ही बिखरे पड़े हुए थे, लेकिन बस वहाँ पे विंग नहीं था। वांग जी अपने मन में ही सोचते हैं, कोई नॉर्मल इंसान कुछ सेकंड के अंदर कैसे ऐसे गायब हो सकता है, असल में कौन हो तुम।
विभूषण। वांग जी जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपने इन में उठता है और अपने साथियों के पास आता है तो उन लोगों को कुछ बारे में बात करते हुए सुनता है। वो लोग आपस में बोल रहे थे, क्या तुम लोगों ने कल रात उस क्रिएचर की आवाज़ सुनी? तो सारे लोग अपने सिर को नाम ही हिलाते कहते नहीं, कल रात तो वो लोग इतना ज़्यादा डीप स्लीप में थे कि सीधा सुबह उनके आंखें ओपन हुए थे। वांग जी सबकी बातें सुन रहा था एंड वांग जी को अब समझ आ रहा था कि शायद विंग ने कुछ किया होगा जिस वजह से किसी का भी नींद नहीं खुला था एंड वांग जी विंग के पास जा पाया था। लेकिन क्यों? क्या सच में ये सब विंग ने किया था? वांग जी को पता है पूरे गांव उस टाइम पे सो रहा था, बस वांग जी और विंग को छोड़कर। वांग जी को विंग से बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वांग जी विंग के बारे में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता था। वांग जी रात का इंतजार करता है कि कब रात होगा और कब वो विंग से मिलेगा। आधी रात को वांग जी जब फिर से उस जंगल में पहुंचता है तो देखता है इस बार भी विंग वहीं पे बैठा हुआ था एंड वो राइस बॉल खा रहा था। वांग जी को देखते ही विंग एक स्माइल करता है एंड वांग जी की तरफ उस राइस बॉल को बढ़ाते हुए उसे खाने के लिए बोलता है, लेकिन वांग जी मना कर देता है ये कहकर कि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन विंग जबरदस्ती वांग जी के हाथ में उस राइस बॉल को दे देता है। वांग जी अभी भी उस राइस बॉल को खा नहीं रहा था, बस उस राइस बॉल को पकड़ा हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग खाते खाते वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम चावल भी नहीं खाते। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। तो विंग एक ट्राई करता है एंड वांग जी के हाथ से उस राइस बॉल को लेते हुए कहता है, ठीक है मैं ही खा लेता हूँ। फिर वो आखिरी बचा हुआ राइस बॉल भी खा लेता है। फिर वो अपने हाथ को अपने कपड़ों में पोंछने लगता है, जिससे वांग जी विंग को एक वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। विंग को खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर वो ऑकवर्डली स्माइल करता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि वांग जी उसे क्यों ऐसे घूर रहा है। फिर विंग अपनी गले को साफ करता है एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, चलो आज का गेम स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा गेम खेले? ऐसा कहते हुए वो सोचने लगा। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी विंग कहता है कि ठीक है, आज हम बिना हैंड के यूज किए सुमो रेसिंग वाला गेम खेलेंगे। जो सुनते ही वांग जी वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देखता है। वांग जी ने बचपन से कभी भी कोई गेम नहीं खेला है एंड विंग की ऐसे अजीबोगरीब गेम वांग जी को बहुत वियर्ड लग रहा था एंड वांग जी को तो पूरा विंग ऊपर से नीचे तक वियर्ड लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखते कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने कभी ऐसे गेम नहीं खेले? मुझे लगा ही था, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को पीछे की तरफ बांध लेता है एंड वांग जी को इशारा करता है कि वो विंग को फॉलो करे। वांग जी को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और मेरे मुंह से सच निकलवाना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। अगर तुम मुझे इस गेम में हरा दिया तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को मजबूर कहता है कि वो विंग की बात को सुने। वांग जी अपनी तलवार को वही रख देता है एंड अपने हाथ को विंग की तरफ पीछे बांध लेता है। तभी विंग वांग जी के बिल्कुल करीब आगे खड़ा हो जाता है एंड वांग जी के आंखों में देखते हुए स्माइल करने लगता है। वांग जी विंग की बात समझ नहीं पाता, तभी विंग अपने बॉडी को वांग जी की बॉडी के अगेंस्ट प्रेस करने लगा था, जिससे वांग जी बिल्कुल शॉक हो गया था। वो तुरंत ही विंग से 2 कदम पीछे हट जाता है एंड विंग को गुस्से में देखने लगता है। तो विंग कहता है, अरे क्या हुआ? यही तो गेम है, हमें अपने बिना हाथ के यूज के एक दूसरे को गिराना है, जो जिसको सबसे पहले गिराएगा वो जीत जाएगा। वांग जी को ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो विंग की बात को रिफ्यूज करते हुए कहता है कि वो ऐसा गेम नहीं खेलेगा। तो विंग कहता है कि अगर वांग जी ये गेम नहीं खेलेगा तो फिर विंग भी कुछ नहीं बताने वाला। थक हार के वांग जी को विंग की बात सुनना पड़ता है एंड विंग के साथ ये वियर्ड गेम खेलना पड़ता है। विंग और वांग जी का बॉडी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से वांग जी का बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। विंग का उसके इतने करीब आना वांग जी के अंदर एक अलग ही इमोशन डेवलप कर रहा था, जो वांग जी भी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी अभी अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट करना तो चाहता था, लेकिन विंग जितना उसके करीब आ रहा था वांग जी उतना विंग के उस हैंडसम फेस में खोए जा रहा था। एंड कब विंग वांग जी को नीचे गिरा देता है एंड उसे अपने पैरों से जकड़ लेता है, वांग जी को भी पता नहीं चलता। जब वांग जी को रियलाइज होता है कि विंग ने उसे हरा दिया है एंड उसे बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है अपने नीचे, तो वांग जी तुरंत ही अपने आप को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। तो विंग वांग जी को चुप रहते हुए उसे इसी तरह रहने के लिए बोल देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड गुस्से में कहता है, मेरे ऊपर से हटो। लेकिन विंग अभी वांग जी की उस गोल्डन आंखों में देख रहा था, वांग जी की वो प्रिटी फेस में देख रहा था जो चांद की रोशनी में बहुत ज्यादा चमक रहा था। आज विंग ने कोई आग नहीं जलाया था, चारों तरफ बस चांद का ही रोशनी आ रहा था, जिससे वांग जी के फेस के साथ साथ वांग जी की पूरी बॉडी चमक रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस के पास जाता है एंड उसके चिक्स में अपने नोज को रब करने लगता है। अब वांग जी की बॉडी में एक अलग सा ही सेंसेशन दौड़ने लगा था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। वांग जी फिर से गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ऊपर से हटो। तो विंग वांग जी को चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ।
मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे ही रहो। ऐसा कहते हुए वो वैसे ही वांग जी के ऊपर लेटा रहता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा कि विंग कर क्या रहा है। उसे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है, लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि विंग की बॉडी के वार्मनेस उसकी बॉडी के वार्मनेस के साथ ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि विंग वांग जी की बॉडी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वांग जी को अब वियर्ड लगने लगा था, इसीलिए वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है एंड लाउड वॉइस में कहता है, मेरे ऊपर से हटो। वांग जी उससे पहले कुछ बोल पाता तभी उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स महसूस कर पाता है। उसकी बॉडी के ऊपर जो वेट था वो सब कुछ गायब हो चुका था। वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है तो देखता है वो वहाँ पे अकेला लेटा हुआ था। विंग गायब हो चुका था। वांग जी तुरंत ही अपनी जगह से उठता है एंड खड़ा हो जाता है। वो अपने कपड़े को झाड़ने लगा था जहाँ पे मिट्टी लग चुका था। वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पे कोई नहीं था। वांग जी बस अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ था। वांग जी गहरा सांस भरता है। वो समझ चुका था विंग ऑलरेडी जा चुका है। आज वांग जी को विंग कुछ अलग लगता है, कुछ तो अलग था उसमें। वो वांग जी को कुछ अलग तरीके से ही देख रहा था एंड वो वांग जी के क्लोज आके वो क्या महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक वहीं पे खड़ा रहता है और चांद की तरफ देखने लगता है। फिर वो अपने इंड में वापस लौट जाता है। ऐसे ही रोज वांग जी मिडनाइट को विंग के पास जाता था। विंग वांग जी के साथ हमेशा वियर्ड गेम खेला करता था। कभी कभी वो वांग जी के ऊपर शर्त रखता था कि वांग जी अगर हार जाए तो उसे विंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एंड वांग जी को वो सब करना भी पड़ता था, लेकिन वो विंग को किसी भी हाल में हरा नहीं पाता था। वांग जी बस वेट कर रहा था कि कब विंग किसी गेम में हार जाएगा एंड वांग जी विंग से सच जान पाएगा। विंग और वांग जी उन दोनों को भी पता नहीं चलता कि ये इस गेम खेलने के चक्कर में वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। अब वांग जी विंग के सच जानने के लिए विंग के पास नहीं जाता था। उसे विंग के साथ रहना अच्छा लगता था, विंग के साथ गेम खेलना अच्छा लगता था, विंग की बातों को सुनना अच्छा लगता था, इसलिए वो विंग के पास जाता था। वांग जी को भी समझ आ रहा था कि उसके मन में विंग के लिए एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। पूरे गाँव में से अब किसी को भी उस अजीब से क्रिएचर की ना ही चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है और ना ही वो क्रिएचर दिखता है। इसलिए पूरे गाँव वालों को लगा था कि शायद वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है। विंग की कंपनी वांग जी को अब इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था कि वांग जी तो बोल ही चुका था कि उसे विंग के ऊपर डाउट है एंड उसे विंग से सच जानना है। डेली की तरह आज भी वांग जी उसी टाइम पे विंग के पास आता है। विंग अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था एंड वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है, वांग जी की फेस देखकर विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि विंग को वांग जी आज कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, वांग जी के फेस में कोई भी इमोशन नहीं लगता, लेकिन इतने दिनों तक वांग जी के साथ रहते हुए विंग वांग जी के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा था। विंग वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड वरीडली वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लानसान तुम ठीक तो हो ना? आज तुम ठीक नहीं दिख रहे। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ से वांग जी के फोrehead पे टच करने ही वाला था कि वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है तो वांग जी कहता है, चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से बिना हाथ के यूएस के एक दूसरे को धक्का मारने वाला गेम खेलेंगे। वांग जी आज पहले खुद से बोल रहा था कि वो कौन सा गेम खेलना चाहता है, जो देखकर विंग के फेस पर एक ब्राइट सा स्माइल आ जाता है एंड वो अपनी ब्राइट फेस के साथ वांग जी की तरफ देखने लगा था। वांग जी विंग के उस हैंडसम फेस की तरफ ही देख रहा था। वांग जी के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग अपना गेम स्टार्ट कर देता है। इस बार वांग जी भी अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करता है एंड खुद को आसानी से गिरने नहीं देता। विंग समझ पा रहा था कि आज वांग जी पूरे जोश में है, जिससे विंग एक्सपेक्ट करता है एंड खुद के बॉडी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देता है। विंग एंड वांग जी अब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। दोनों ही एक दूसरे के बॉडी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे। तभी विंग की नजर वांग जी के प्लम पे लिप्स पर जाता है, जो बहुत ज्यादा रेड लग रहा था। विंग पता नहीं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड सडनली वांग जी के लिप्स पर किस कर देता है। वांग जी बिल्कुल शॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग ने क्या किया, लेकिन विंग कंटिन्यूअसली विंग को वांग जी को किस कर रहा था, जिससे थोड़ी ही देर में वांग जी भी विंग को किस रिटर्न करने लगा था। वो उन दोनों का किस बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। तभी वांग जी अपनी आंखों को खोलता है एंड विंग को पीछे की तरफ धक्का मार देता है। विंग समझ पाता उससे पहले ही वो जमीन पे गिरा हुआ था एंड वांग जी उसके सामने था। विंग हार चुका था। क्या आज वांग जी ने विंग को हरा दिया? हाँ, पहली बार वांग जी ने विंग को हरा दिया, लेकिन विंग तो अपने पूरे माइंड में भी नहीं था ना। वो तो गेम से बिल्कुल बाहर हो चुका था। कुछ भी हो, अब विंग हार चुका है एंड अब विंग को वांग जी जो बोलेगा उसे सुनना पड़ेगा। विंग हंसते हुए कहता है, ये फेयर नहीं है वांग जी, मेरा ध्यान तो बिल्कुल भी गेम पर नहीं था। तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया और तुमने हरा दिया मुझे। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम हार चुके हो,
अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। कौन हो तुम? वांग जी की बातों को सुन के विंग समझ चुका था कि वांग जी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए वो गहरा सा शाय करता है एंड वांग जी की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है, ठीक है, मुझे लगता है हम दोनों इतना क्लोज आ चुके हैं कि मैं तुम्हें अपना सच्चाई बता सकूं। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होता है एंड अपनी आंखों को बंद करके तुरंत ही ओपन कर देता है। विंग का आईज अभी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था एंड उसकी बॉडी से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। धीरे धीरे विंग का पूरा बॉडी चेंज हो जाता है एंड वो एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विंग की पूरी बॉडी से एक ब्लू लाइट निकल रही थी। विंटर फिनिक्स, हाँ ये तो विंटर फिनिक्स है ना? वांग जी अपने मन में ही सोचता है। वो हैरानी से विंग की तरफ दिख रहा था। विंग अभी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग का फिनिक्स वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी ने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल क्रिएचर कभी नहीं देखा था। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था एंड विंग वांग जी के सामने अपने पूरे पंखों को फैलाए हुए खड़ा था। तभी विंग की राइट हैंड पर एक तीर आके लगता है, जिससे विंग की राइट पंख तुरंत ही इंजर हो जाता है एंड विंग बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी के पीछे से बहुत सारे वॉरियर थे जो अपने तीर को लेके बाहर आ रहे थे। वो लोग विंग के ऊपर अटैक करने लगे थे एंड विंग अभी अपने इंजर पंख के साथ ऊपर की तरफ उड़ने लगा था। वांग जी बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी उसके ऊपर अटैक करना बंद करो। तभी किंग वांग जी के सामने आते हुए कहते हैं, वांग जी बोलो मत, वो कोई ह्यूमन नहीं, एक क्रिएचर है जो हमारे लिए खतरा है, हमें उसे मारना होगा। लेकिन वांग जी अपने राजा की तरफ देखते हुए कहता है, वो हमारे लिए खतरा नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, प्लीज आप सबको रोकिए, उसके ऊपर हमला मत कीजिए। वांग जी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो विंग की तरफ देख रहा था जो पेन में वहां पे तड़प रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअल में गांव में अचानक से सब कुछ शांत होने की वजह से और वांग जी से भी कोई रिपोर्ट ना मिलने की वजह से किंग को बहुत ज्यादा वियर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो तो खुद ही गांव में आ गए थे एंड किंग को अपने सामने अचानक से देखकर वांग जी भी हैरान हो चुके थे। वांग जी किंग का काफी ज्यादा लॉयल है, इसलिए किंग के पूछने पर वांग जी उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। वांग जी को लगा था किंग उसकी बात को समझेगा। वांग जी की सारी बात सुनने के बाद किंग ने कहा था कि वो उस इंसान को ट्रस्ट करेगा। अगर सच में वो इंसान कोई क्रिएचर होगा तो उसे सही सलामत उसकी जगह पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए वांग जी मान गया था विंग के पास किंग को लाने के लिए। लेकिन जब विंग ने अपने असली रूप दिखाया तब किंग ने विंग पर हमला करवा दिया, जिससे वांग जी बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। वो विंग को हर्ट करना नहीं चाहता। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था विंग को ऐसे देखकर, इसलिए वो बार बार किंग से बोल रहा था कि वो रुक जाए, वो विंग को हार्म ना करे। लेकिन किंग वहाँ पे बस चुपचाप खड़ा रहता है। वो वांग जी की किसी भी बात को नहीं सुनता। विंग बहुत देर तक स्ट्रगल करता है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता एंड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सारे लोग उस तरफ भागने लगा था जहाँ पर विंग गिरा था। वांग जी सबसे ज्यादा फास्ट विंग के पास पहुंचता है और विंग की उस बॉडी को अपने गोद में ले लेता है। विंग की हालत अभी काफी ज्यादा खराब था। विंग को इस हालत में देखकर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। कब उसकी आंखों से आंसू विंग के ऊपर गिरने लगे वो वांग जी को भी नहीं पता चला। वांग जी को लग रहा था कि विंग शायद नहीं सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए वो विंग को बहुत ही टाइटली हक करते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। तभी विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है और अपनी कमजोर आवाज के साथ बोलता है, लान सान, क्या तुम मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते थे? तो वांग जी रोते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हारे साथ ये सब करेंगे। लानजान को इस तरह रोते हुए देखकर विंग एक स्माइल करता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम इंसान नहीं चाहते कि हम क्रिएचर मर जाए? तो वांग जी अपने सिर को उठा में हिलाते हुए कहता है कि नहीं विंग, मैं नहीं चाहता तुम मर जाओ। किंग ने कहा था कि वो तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में छोड़ देंगे, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, मुझे लगा नहीं था। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, इससे पहले जितने भी क्रिएचर्स इस ह्यूमन वर्ल्ड में आया है उसे जान से मार दिया गया है। हमारे वर्ल्ड में अगर कोई ह्यूमन जाता था तो हम उसे छोड़ देते थे क्योंकि वो कमज़ोर होता था। वैसे ही क्रिएचर वर्ल्ड के कोई भी अगर ह्यूमन वर्ल्ड में आता है तो वो अपने वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है एंड इसी चीज़ का फ़ायदा ह्यूमंस उठाते हैं एंड हमें जान से मार डालते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते कि हम गलती से भी तो आ सकते हैं ना, हमेशा हम बुरे नहीं होते। तभी लानजान अपने सिर को शेक करते हुए कहते हैं, मुझे पता है विंग, तुम बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। किंग तुम्हें नहीं जानते, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी बातों पर बिलीव करो,
मुझे पता नहीं था कि वो ये सब करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो। मेरा यकीन करो विंग, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा था। विंग अपने हाथ को ऊपर उठाता है एंड वांग जी के चिक से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम ये सोच के रो रहे हो कि मैं मर जाऊंगा? तो वे वांग जी विंग के फेस पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते विंग। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इन लोगों को तुम्हें हाथ में नहीं लगाने दूंगा। ऐसा कहते हुए वो और भी कस के विंग को पकड़ रहा था। वांग जी विंग से बात कर ही रहा था, तभी उसे पीछे से लोगों की आवाज सुनाई देता है जो विंग को ढूंढते हुए यही आ रहे थे। वांग जी बहुत ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो तुरंत ही विंग को अपने बैग में कैरी करता है एंड विंग को लेकर वहां से भाग जाता है। विंग अभी काफी ज्यादा इंजर्ड था, तो विंग को कैरी करना वांग जी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी विंग को किसी तरह उस जगह पे ले आता है जहाँ से विंग अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता था। वांग जी विंग को वहाँ पर रखता है एंड विंग को अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए बोल देता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था एंड उसकी आंखें भी वो ढंग से ओपन नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी अपनी आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, मुझे नहीं पता मुझे फिर से कभी ये बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो तुम ही थे जिसके साथ पहली बार मैंने हर एक चीज़ को एंजॉय किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता एंड इसी चीज़ से कब मुझे तुमसे प्यार हो गया था मुझे भी नहीं पता चला था। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं अपना लिमिट भूल चुका था। तुम अपने वर्ल्ड में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे। ऐसे ह्यूमंस नहीं मिलेंगे जो तुम लोगों को बस हार्म करते हैं। विंग, जल्दी से यहाँ से जाओ, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें हाथ भी लगाए। ऐसा कहते हुए वो विंग को वहाँ से उसके वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करने लगा था। वांग जी ने उस बैरियर को ओपन कर दिया था। सारे लोगों को समझ आ चुका था कि किसी ने दोनों वर्ल्ड के बीच की बैरियर को ओपन कर दिया है। वांग जी को पता है कि इनको यहाँ आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो वे विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, लानसान, क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो? वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी जाओ, मुझे ये बैरियर बंद करना होगा। तो विंग वांग जी के हाथ को और भी टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, लानसान, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो? वांग जी अभी पूरी तरीके से घबरा रहा था, फिर भी वो गहरा सा सांस भरता है। विंग की तरफ देखते हुए कहता है, खुद से भी ज़्यादा, मैं खुद से भी ज़्यादा तुम पे बिलीव करता हूँ विंग। तभी विंग वांग जी के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ता है एंड उससे लेकर उस बैरियर से दूसरी तरफ चला जाता है एंड तुरंत ही उस बैरियर को बंद कर देता है ताकि वहां से कोई भी इस दुनिया में ना आ सके। विंग की एक्शन से वांग जी बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो विंग की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो अपने आसपास देखता है तो देखता है वो दोनों एक जंगल के बीचों बीच खड़े हुए थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने हाथों को फैलाकर अपनी चारों तरफ से ऊर्जा को अब्जॉर्ब करने लगा था। विंग अभी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, इसलिए वो अपने आसपास के एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ ही हैरानी से देख रहा था। तभी विंग अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वांग जी की तरफ देखता है, जो अपनी हैरान बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग वांग जी के थोड़ा पास आता है एंड वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी ने विंग को हग किया था। तभी विंग वांग जी के सिर को सहलाते हुए कहता है, वांग जी, तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना? तो वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है। तो विंग कहता है, बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ पे तुम अपने वर्ड से ज़्यादा सेफ हो। अगर मैं सेल्फिश की तरह तुम्हें वहाँ छोड़ा था तो वो लोग तुम्हें मार डालते, क्योंकि तुमने एक क्रिएचर की मदद की है। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं है, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, मेरे होते हुए तो कभी नहीं। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के सिर पर पैट करने लगा। वांग जी भी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग वांग जी की उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, लानजान, तुमने अभी अभी मुझे अपना फीलिंग कन्फेस किया, क्या तुम मेरे आंसर नहीं जानना चाहते? तो वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। आंसर? क्या विंग उसके कन्फेशन का आंसर करने वाला है? तो विंग वांग जी के फेस के सवाल को समझ सकता है एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे तो तुमसे उस दिन ही प्यार हो गया था जिस दिन मैं पहली बार उस जंगल में तुम्हें देखा था। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है एंड वांग जी चबी चबी चिक्स को धीरे से पुल कर देता है। वांग जी विंग की तरफ हैरान से देखते हुए कहता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते थे? तो विंग अपने सिर को नोट करता है और वांग जी के सिर पर धीरे से मारते हुए कहता है, तुम स्टूपिड, क्या तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पाए क्यों मैं हमेशा तुम्हें अपने पास बुलाता था, तुम्हारे साथ ऐसी गेम खेलता था जैसे कि तुम मेरे क्लोज आ सको? हाँ, मैं गलती से उस वर्ल्ड में चला गया था
एंड मैं कुछ दिन उस वर्ल्ड में घूमने के बाद इस वर्ल्ड में वापस आने के बारे में सोच रहा था। लेकिन पता है मैं क्यों वहाँ पे रुक गया था? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। विंग की बातों को सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। तो फिर वांग जी के गाल बिल्कुल रेड हो चुके थे एंड वो ब्लश करने लगा था, क्योंकि अभी अभी विंग ने भी अपना लव वांग जी को कन्फेस किया। वांग जी को अभी बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, क्योंकि वो तो इमोशंस के मारे विंग को अब उसके पेट की सारी बातें उगल दिया था। वांग जी को ऐसे क्यूटली ब्लश करते हुए देखकर विंग को वांग जी बहुत क्यूट लगता है एंड तभी विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है एंड उसे किस कर देता है। वांग जी भी विंग को सेम पैशन के साथ उसका किस रिटर्न करने लगता है। तो है एवरीवन, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैं इस फैन फिक्शन को यही स्टॉप करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये फैन फिक्शन ठीक कैसा बना है, लेकिन फैन फिक्शन आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा ये फर्स्ट यंग फैन फिक्शन आप लोगों को अच्छा ही लगे, ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ओके, तो मिलते हैं मेरा ऑन गोइंग फैन फिक्शन द बुक ऑफ ड्रीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।